उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असेसर परीक्षा 2021 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है और किसी भी परीक्षा को देने जाने से पहले उसके PYQs करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। किसने कहा कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना ही पड़ेगा। ये किसने कहा? ये कहा आपके कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन ने कहा कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन सी विधियां उपलब्ध हैं और व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। तो ये किसने कहा? ये कहा आपका गुडेन हार्ट ने कहा। गुडेन हार्ट के अनुसार जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन सी विधियां उपलब्ध हैं, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहभागी निरीक्षणकर्ता के अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है। सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले निम्नलिखित में से किसने परिभाषा दी कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उसके जीवन में भाग लेता है। तो यह हमारा ये दिया PV यंग ने। PV यंग ने क्या परिभाषा दी? देखिए PV यंग ने परिभाषित किया कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उसके जीवन में भाग लेता है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है। देखिए आप सुमेलन नहीं देख लेते हैं। RL एकॉफ ने दिया डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च 1953, PV यंग साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च 1975, गुडेन हार्ट मेथड इन सोशल रिसर्च और FL विटने ने दिया एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च 1956। फिर से देखिए एक बार। AL एकॉफ डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च 1953, PV यंग साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च 1975, गुडेन हार्ट मेथड इन सोशल रिसर्च 1952, FL विटने ये एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्त्रीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सत्ता। बाकी वर्ग, शक्ति और पद हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता समाज में स्त्रीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है। उनके अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के निम्न 3 अंग हैं। कौन है? वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। वर्ग की स्थिति एक जैसी नहीं होती, उसकी निम्न 3 श्रेणियां हैं: संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और तथा मध्यम वर्ग। कौन कौन सी हैं? संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग। परिस्थिति के साथ सम्मान जुड़ा होता है, जबकि यहाँ पर प्राधिकार होता है, जहाँ शक्ति अनिवार्य रूप से होती है। किसने लिखा है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों और उसकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है? तो ये लिखा है आपके मॉरिस गिन्सबर्ग ने लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? क्या कहा? विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों और उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के प्रारूप और वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है? तो कौन है ये हमारे? ये AR रेडक्लिफ ब्राउन। AR रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए निम्न 2 प्रकार के प्रारूपों का प्रयोग किया है। एक वास्तविक सामाजिक संरचना, एक सामान्य सामाजिक संरचना। ब्राउन का विचार है कि सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों का कार्य मात्र व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, अपितु समाज की सामाजिक संरचना को बनाए रखना है। सामाजिक व्यवस्था में संस्थाओं के अत्यधिक पारस्परिक निर्भरता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज एक स्वचालित अवयव है, जिसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ मूलभूत सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, धर्म आदि के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से यह विवेचना किसकी है कि समाज को कमांड क्लास
और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। रॉल्फ डेरेनडॉर्फ इन्होंने क्या कहा, देखिए रॉल्फ डेरेनडॉर्फ ने विवेचना की कि समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने 3 समूह बताए, अर्थ समूह, हित समूह, संघर्ष समूह। उनका मानना है कि संघर्ष का विश्लेषण करते समय व्यक्त और अव्यक्त हितों के साथ साथ इन समूहों का भी विश्लेषण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तर्क दिया कि एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है? क्या है? एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। तो ये दिया आपके किसने? ऑप्शन नंबर बी, बोगार्डस ने, E.S. बोगार्डस ने। E.S. बोगार्डस ने तर्क दिया कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला प्रस्ताव है? किसने कहा कि उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला प्रस्ताव है? तो ये E.S. बोगार्डस ने कहा कि उपकल्पना परीक्षण किया जाने वाला प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से किसका नाम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से संबंध है? तो ये हैं आपके एडविन केनन। एडविन केनन का नाम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबंध है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने वर्ष 1924 में पुस्तक वेल्थ में किया था। यह सिद्धांत जीवन की उच्चतम गुणवत्ता से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त जीवन, पानी, ऊर्जा और उच्चतम गुणवत्ता की हवा, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल, मनोरंजक सुविधाएं और सांस्कृतिक आउटलेट तक पहुंच है। मैक्स वेबर के द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ग को बताने के लिए। मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग वर्ग को बताने के लिए किया गया है। वेबर के अनुसार जीवन के अवसर सामाजिक स्तर से दूसरे में जाने के अवसर हैं। एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाने के अवसर हैं। किसी व्यक्ति के पास संसाधन जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच प्रभावित कर सकती है। जीवन की ये संभावनाएं सामाजिक गतिशीलता की कुंजी है। संपत्ति का स्वामित्व और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का निपटान जो समाज में शक्ति के वितरण का परिणाम है, सामाजिक क्रिया में किसी व्यक्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मौका निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रसार नहीं। बाकी आपके बहुलक, माध्यिका और माध्य है, मीन, मीडियन, मॉड है, और बाकी जो है रेंज जो है आपका नहीं है। प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। यह सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के बीच का अंतर है। डाटा में परिवर्तनशीलता का यह सबसे सरल माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G.H. मीड निम्नलिखित में से किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है? तो किसने की है? तो G.H. मीड ने की है। G.H. मीड ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है। उनका मानना है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है। स्व का ज्ञान उसे दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को ग्रहण करने से ही होता है। मीड ने इसे दूसरे व्यक्तियों को सामान्यीकृत अन्य कहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया कि समाज में संबंध पारिस्थितिकी से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? तो ये हमारा कौन है? H. मैन है। तो H. मैन ने क्या कहा कि समाजशास्त्र ये कहा कि समाज में संबंध पारिस्थितिकी के अनुबंध के आधार पर विकसित हुए। H. मैन ने तर्क दिया कि समाज में संबंध पारिस्थितिकी के अनुबंध के आधार पर विकसित हुए। उन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि मानव समाजों का इतिहास उत्तरोत्तर प्रगति को प्रकट करता है, अर्थात नातेदारी के आधार पर गठित प्रदत्त परिस्थिति वाले समाज धीरे धीरे कानून सम्मत अनुबंधों या समझौताओं पर आधारित आधुनिक प्रकार के उन्नत समाजों में
बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को माना को एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? तो ये माना है आपको हटन ने। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक J.H. हटन ने माना है। इसे आदिम संस्कृति का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत 1861 में हटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? देखिए, ये दी थी आपके मॉर्गन ने। परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा मॉर्गन ने दी। इसके 5 स्तर निम्न प्रकार हैं। कौन है? समृद्ध परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रक्त मूलक परिवार। पति पत्नी की परिधि और इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को रक्त मूलक परिवार कहा जाता है। इसमें सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति इसमें नहीं रहता है, जैसे नायर परिवार। नेक्स्ट देखिए, हर्बर्ट जे गैंस नगरीय जीवन के विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है? तो ये नहीं है निर्जाति शहर, बाकी वंचित और फंसे हुए और सर्वदेशज ये हैं। तो हर्बर्ट जे गैंस ने नगरीय जीवन की निम्न शैलियां प्रस्तावित की: वंचित, फंसे हुए, सर्वदेशज, जातीय ग्रामीण और अविवाहित और निसंतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों में रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा नहीं दिया गया है? तो कौन सा नहीं दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? संस्थापक जनकों ने क्या किया। बाकी एलेक्स इंकल ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न 3 मार्गों में रूपरेखित किया है। कौन है? ऐतिहासिक, संस्थापक पिता ने क्या कहा, अनुभवजन्य समकालिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक कारण क्या सुलझाता है। बाकी उन्होंने संस्थापक जनकों ने क्या किया ये नहीं कहा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अपने भाई से झगड़ा करना। प्रश्नगत कथन अपने भाई से झगड़ा करना सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है। अंतःक्रिया के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। यह मूर्त वास्तविक वार्तालाप, सामाजिक संपर्क और आपसी संबंधों पर आधारित होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो मानव अंतःक्रिया के 3 बड़े स्वरूपों सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से मिलकर बनती है। नेक्स्ट देखिए, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी लेवी स्ट्रॉस ने। ऑप्शन नंबर डी, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 नामक पुस्तक लेवी स्ट्रॉस ने लिखी है। इनकी अन्य प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1958, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1958, द सेवेज माइंड 1962, द सेवेज माइंड 1962, टोटोइज्म टुडे 1962, टोटोइज्म टुडे ये भी 1962 है। द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ 1963, द नेक्ड मैन 1971। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन मेलिनोव्स्की द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी कौन से है, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी। ये इनकी नहीं है, ये मीड की पुस्तक है। क्या है? द सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, ये मार्गरेट मीड की है। बाकी सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, ये मेलिनोव्स्की की है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, ये भी मेलिनोव्स्की की है। और द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मिलेनेशिया, कौन कौन सी है? सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, ये मेलिनोव्स्की की हो गई।
और क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, ये मेलिनोस्की की है। एंड द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया, ये भी किसकी है, ये भी मेलिनोस्की की है। और जो सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी थी, ये है आपकी मार्गरेट मीड की। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज 1935 की लेखिका मार्गरेट मीड है। मेलिनोस्की की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी? द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स 1913, द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स 1913, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी 1926, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी 1926, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी 1927, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी 1927, द सेक्सुअल लाइफ इन savages in northwestern Melanesia, the sexual life in savages in northwestern Melanesia 1920, the dynamics of cultural change 1945, the dynamic of cultural change 1945। नेक्स्ट देखिए क्या है। प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। यह उदाहरण किसका है? तो ये है उदाहरण आपका समसामयिकी केंद्रिता का। जब एक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए को समर्पित भाव से अनुसरण करती है, तो यह सामायिक केंद्रिता का उदाहरण कहलाएंगे। ये क्या है? टेम्प्रोसेंट्रिज्म इसे बोलते हैं। टेम्प्रोसेंट्रिज्म इसे सामायिक केंद्रिता का उदाहरण कहलाएगी। फैशन व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाओं को प्रभावित करता है। एक है व्यक्ति समाज के अनुरूप रहने की इच्छा तथा व्यक्ति की नवीनता की इच्छा। व्यक्ति के समाज के अनुरूप रहने की इच्छा और व्यक्ति में नवीनता की इच्छा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सी एक दो भ्रत दलों ताइबालिओल और तारथारोल में बटी हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दो भातृदलों ताइबालिओल और तारथारोल में बटी हुई है? तो कौन सी है? ये टोडा है, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में दो भातृदल हैं, एक तारथरोल है और दूसरा तिवालिओल। ये अंतर्व्यय है इधर भी। ये कोई बहिर्विवाही कुलों में बटे हुए हैं। ये कई बहिर्विवाही कुलों में बटे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे? तो ये फ्रांस ने तैयार किए थे। फ्रांस ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले पहले लोगों में एक एडोल्फ क्वेटलर थे। उन्होंने पाया कुछ लोगों में दूसरों की तुलना अपराध करने की अधिक संभावना थी, खासकर वे गरीब, बेरोजगार और कम पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक हैं? तो कौन है? ये आपके दोनों हैं, एडविन कैनन एवं रॉबिन्सन, कार्ल सैंडर्स एंड डाल्टन। तो एडविन कैनन, रॉबिन्सन, कार्ल सैंडर्स और डाल्टन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक और समर्थक हैं। यह सिद्धांत दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है। सर्वप्रथम यह माना जाता है कि देश की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ कुल जनसंख्या के कार्यशील जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है। दूसरे यह माना जाता है कि जैसे जैसे किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, स्टॉक और प्रौद्योगिकी की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। तो ये कहा आपके सिरिल लोडोविक बर्ट ने क्या कहा कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं। इससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। नेक्स्ट देखिए, हॉस्टल स्कूल सुधार के लिए बने हैं। हॉस्टल स्कूल सुधार के लिए बने हैं। कैसे? ये बाल अपराधियों के लिए बने हैं। हॉस्टल स्कूल बाल अपराधियों के सुधार के लिए बने हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य
उपयुक्त वातावरण में बाल अपराधियों के कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? तो किसने करी है? तो ये करी है किंग्सले डेविस और जूलियथ ब्लैक ने। किंग्सले डेविस और जूलियथ ब्लैक ने करी है। किंग्सले डेविस और जूलियथ ब्लैक ने प्रजनन के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है, जो निम्न प्रकार है। विवाहित महिलाओं का अनुपात, गर्भनिरोधक की व्यापकता, प्रेरित गर्भपात की दर, संभोग की आवृत्ति, बांझपन, सहज अंतःगर्भाशयी मृत्यु दर, उपजाऊ अवधि चक्र। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कूट दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना है। तो इसको चलिए देख लेते हैं सीधे मिलान क्या है। पहला क्या है? एडविन लैमर्ट प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। एडविन लैमर्ट प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। जॉन बॉल्बी 44 जुवेनाइल्स थ्रीव। जॉन बॉल्बी 45 जुवेनाइल थ्रीव्स। मर्टन सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना। बेकर लेबलिंग सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है? तो हिंदी है। हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी, उड़िया, मैथिली, सिंधी, नेपाली इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है। हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी, उड़िया, मैथिली, सिंधी, नेपाली आदि इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानववासिकी की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है? अर्थव्यवस्था नहीं आता। बाकी भूख, रिप्रोडक्शन जो प्रजनन, और स्वास्थ्य हेल्थ जो है ये आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थव्यवस्था मानववासिकी की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्तियों की शारीरिक आवश्यकताएं प्रजनन, भोजन, आश्रय होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक संस्थाएं मौजूद होती हैं। उनके अनुसार समस्त मानव संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की मौलिक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सभी सांस्कृतिक तत्व किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आलोचनात्मक और अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा करी है? तो ये करी है आपके समनर ने। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आलोचनात्मक और अधिनियमित संस्थाओं के बारे में विलियम ग्राहम समनर ने चर्चा करी है। आलोचनात्मक संस्थाएं वे मानदंड हैं जो समाज में अनजाने में उभरती हैं, जैसे संपत्ति, विवाह, धर्म आदि। जबकि अधिनियमित संस्थाएं वे हैं जो युक्ति आविष्कार नियति से विकसित होती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, निगम, बैंक आदि। इनमें से कौन सा समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो कौन से जुड़े हुए हैं? ये आपके जुड़े हुए हैं मैक्स वेबर, एम वेबर। आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर की है। यह न तो औसत प्रारूप है और न ही आदर्शात्मक, बल्कि यह वास्तविक रूप से कुछ विशिष्ट तत्वों के विचारपूर्वक चुनाव तथा सम्मिलन द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। वेबर ने आदर्श प्रारूप की धारणा को डिल्थे और सीमल से ग्रहण किया। इसे जर्मन भाषा में वेस्टरहेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हम नेक्स्ट जो है अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 36 से। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।